नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत की। उत्तराखंड में हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक बयान से पहले से लग रहा था कि इससे राजनीतिक भूचाल आ सकता है। हालांकि अब भूचाल थमेगा नहीं थमेगा ये बात की बात है, लेकिन रविवार को उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री, चौथी बार के विधायक, फॉर्मर स्पीकर ऑफ असेंबली। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? तो चलिए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी श्रीनिवास पंत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हनी पाठक जी भाजपा से हैं, शांति प्रसाद भट्ट साहब यूकेडी से हैं, और डॉक्टर प्रतिमा सिंह कांग्रेस से हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्रीनिवास आपके पास में आना चाहूंगा। सबसे पहले, जिस दिन ये वाकया हुआ था, आपने उसी दिन बताया था कि ये हल्का बयान नहीं है, और ये कोई वैसा बयान नहीं, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, ये मुसीबत पैदा कर सकता है पार्टी के लिए भी और प्रेमचंद अग्रवाल के लिए भी। रविवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसके साथ ये माना जा सकता है कि अब मैटर क्लोज या भी जारी है? योगेंद्र जी, जिस दिन ये विधानसभा के बजट सत्र के दरमियान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने, या यूं कहें कि पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बकायदा सदन के अंदर बद्रीनाथ के विधायक ने जब अपने क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित सवाल पूछना शुरू किया, तो उन्होंने उनके जवाब में ये कहा कि आप नए विधायक हैं, आपको उतना तजुर्बा नहीं है जितना मुझे है। यानी वो किसी आशय पर वक्तव्य देना चाहते थे। कमोवेश वो देते देते वक्तव्य को इस तरीके से दे गए कि शब्दों की जो गरिमा थी उसको भूल बैठे। कमोवेश उनके मुंह से एक ऐसा संसदीय शब्द आप कह सकते हैं जिसको कि सदन के मिनट्स में भी इंगित नहीं किया जा सकता है, उसको उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात है कि उस दरमियान उस शब्द की पराकाष्ठा या उस शब्द के मानक या उस शब्द के मायने किसी ने नहीं समझे, ना ही विधानसभा अध्यक्ष ने, ना ही विपक्ष ने, ना ही सत्ताधारी दल ने। लेकिन जब ये पूरा मामला तूल पकड़ता गया, और इसको तूल पकड़ने के लिए योगेंद्र जी सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये शब्द निकला क्यों। उससे पहले जब कांग्रेस के विधायक सदन में वेल पर आकर के वॉकआउट करना या सदन में प्रदर्शन कर रहे थे, उस दरमियान विधानसभा अध्यक्ष उनको रोकने का प्रयास कर रही थी, प्रेमचंद अग्रवाल भी अपनी सरकार का बचाव कर रहे थे, तो संसदीय कार्य मंत्री बकायदा सरकार का पक्ष रखना चाहते थे। लेकिन लिहाजा दोनों तरफ से टकराव की स्थिति थी। क्योंकि मैं खुद पत्रकार दीर्घा में बैठा हुआ था, तो सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहा था, वही मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। नतीजा ये रहा कि मीडिया में जब सदन की कार्रवाई दूसरे दिन के लिए स्थगित हो गई, तो मीडिया में उन्होंने एक बयान दिया, जिस बयान पर विपक्ष के विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई कि मीडिया में आपने बयान कैसे दे दिया। अगर आपको कोई बात असंसदीय लगी तो आपको विधानसभा की पीठ से शिकायत करनी चाहिए थी, न कि मीडिया में जाना चाहिए था। क्योंकि सदन सबसे बड़ी पंचायत है और सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, इस बात को आधार बनाया गया। लेकिन इस बात पर जब संतुष्टपूर्ण कोई जवाब नहीं मिला, तो लिहाजा विपक्ष को बैठे बिठाया ये दूसरे दिन के प्रकरण का मुद्दा मिल गया, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री ने कह डाला कि क्या पहाड़ क्या मैदान, कौन पहाड़ी है, यहाँ कोई पहाड़ी नहीं, कोई कहीं से है कोई कहीं से है। सवाल योगेंद्र जी ये नहीं था, सवाल ये था कि सदन सबसे बड़ी गरिमामय स्थिति है, सूबे की सबसे बड़ी पंचायत है, नीति नियंता वहां बैठते हैं, सरकार को जो पालन कराने की जिम्मेदारी होती है उन सफेद पोस्टर वो वहां बैठते हैं, सबसे बड़ी पीठ होती है। अगर आपके मुंह से कोई गलत शब्द निकल भी गया कमोवेश, तो आप अगर माफी मांग लेते या स्पष्टीकरण दे लेते, जबकि मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से मीडिया को बुला करके भी कहा कि मैंने प्रेम को समझा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने आज तक भी इस्तीफा होने के बाद भी माफी नहीं मांगी है, खेद प्रकट जरूर किया है। रही बात कि इस मुद्दे को राजनीतिकता के तौर पर तमाम लोगों ने इसको हड़पने का प्रयास किया है, लेकिन अब अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया या इस्तीफा ले लिया गया है, धामी सरकार ने अपना बचाव जरूर किया। जी चलिए, प्रतिमा जी आपके पास में आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप क्या लगता है कि अभी ये जंग जारी रहेगी, यानी कि सियासी लड़ाई
जो बाहर देखने को मिल रही थी, हाउस में देखने को मिल रही थी, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, तो क्या माने इसे खत्म अब मामले को? देखिए, ये लड़ाई कोई ऐसी नहीं थी, विचारों की देखिए लड़ाई नहीं थी। बात ये थी कि सदन की जो गरिमा है, सदन का जो मान है, सदन का जो सम्मान है, उसकी जो है उन्होंने जो है अवमानना करने का एक तरीके से मैं कहूँगी कार्य किया, क्योंकि वो सदन है जहाँ पे जनता ने उन्हें चुन के भेजने का कार्य किया है, और वहाँ पे इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग मैं मतलब मुझे लगता है किसी भी समूह के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी समुदाय के लिए उचित नहीं है, और ये एक जो है गलत प्रक्रिया जो है वो सेट हो रही थी। और जिस तरीके से इसमें जितनी भागीदारी प्रेमचंद अग्रवाल जी की है, उतनी ही भागीदार इस जो पूरा कुकृत्य है उसमें रितु खंडूरी जी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैडम स्पीकर एक अलग अपना रवैया दिखाती हैं, अगर वो विपक्ष के विधायकों की मैं बात करूं और सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ बात करूं, तो वो देखिए एक तरफ तो आप अगर वो चाहती तो वो सदन में ही उस मुद्दे को खत्म कर सकती थी, क्योंकि सदन की जो कार्रवाई है वो पूरा देश देख रहा था, पूरा देश देखता है। अगर उन्होंने उस अपशब्दों का प्रयोग किया वहां पर पे, उसके बाद रितु खंडूरी जी को ये कहना चाहिए था कि भाई आप माफी मांगे सदन के ही माध्यम से, और ये उस बात को माफी मांगने के बाद और जो एक रिकॉर्डिंग होती है सदन की कार्रवाई की, उससे उसको हटा देना चाहिए था। तो ये बात वहां पे जो है एटलीस्ट वहां पर खत्म हो जाती, क्योंकि आप सदन से ही, सदन के माध्यम से जनता से माफी मांगने का जो है कार्य करते। तो प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि आप ये आने वाले जो मुझे लगता है आगे के जो विधायक हैं, आने वाले जो विधायक है, जो यंग विधायक आगे जाएंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि सदन के पटल पे किस तरीके के शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो ये एक नजीर बनेगा, इसीलिए उनका इस्तीफा बहुत जरूरी था। देखिए उनकी नैतिकता बड़ी देर में जागी, मैं ये कहूंगी, और चलिए उनकी तो जागी और मुख्यमंत्री जी की तो जागी भी नहीं कि उन्होंने उनसे इस्तीफा लेने की कोशिश भी नहीं की, वो उन्होंने खुद दिया अपना इस्तीफा। तो इसमें अगर भाजपा ये कहेगी कि हमने अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ये सत्ता का देखिए अहंकार है, और प्रेमचंद अग्रवाल की मैं अगर बात करूं तो उनको सत्ता का नशा और अहंकार बहुत ज्यादा है। आपने उनके ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है, ये इसलिए इतना ज्यादा आपने देखा चर्चा में था क्योंकि ये सदन की बात थी और सदन की गरिमा की बात थी। आपने देखा किस तरीके से ऋषिकेश में वो लड़के एक व्यक्ति से वो बात करते करते इतने एग्रेसिव हो गए कि उसको मारने की भी स्थिति आ गई। उससे पहले भी कई ऐसे उनके जो है कृत्य सामने हैं, अपने चाहे वो विधानसभा बैकडोर एंट्री की मैं बात करूं, और उसके बाद अपने पुत्र को उपनल के माध्यम से जॉब दिलाने की बात करूं, जब सामने चीजें आई तो वो बैकफुट पे आए। तो इतने सारे जिस व्यक्ति के जो है इस तरीके के कार्य हैं, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ आज तक कोई भी एक्शन जो है सरकार ने नहीं लिया। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है धामी जी, और चाहे मैं धामी जी की बात करूं, महेंद्र भट्ट जी की बात करूं, या प्रेमचंद अग्रवाल की बात करूं, ये कहीं ना कहीं आपस में जो है इनका मिले हुए थे। और ये जो संघर्ष जनता कर रही थी, और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की थी, जिस तरीके की बातें हुई। और सबसे बड़ी बात थी, ये जो आग थी इसमें घी डालने का कार्य खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। जब उन्होंने इस तरीके की बातें करी कि जो है जो भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इस तरीके के पोस्ट डालेगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर उन्होंने जो आंदोलनरत गैरसैंण में जो आंदोलनरत लोग थे उनको सड़क छाप कहने की बात करी। जी मैं वापस आऊंगा डॉक्टर साहब, मैं वापस प्रतिमा जी वापस आऊंगा आपके पास में। जी मैं जी हनी पाठक जी आपके पास में आना चाहूंगा। दो आरोप लगे हैं कि सत्ता के नशे का आरोप लगाया जा रहा है, और दूसरा कहा जा रहा है कि सदन से सड़क तक सरकार का एक ही रुख है और सामने वाले को दबाने की कोशिश की जाती है। यही बड़ी वजह रही कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस तरह के बयान दिए, और पहली मर्तबा उनके साथ विवादित बयान नहीं आए। उससे पहले भी ऋषिकेश के चुनाव जो थे उसकी बात तो निकाय के, या और पहले की बात है जैसे आरोप लगा रही है अभी की बैकडोर एंट्री की उनके पुत्र के लिए जो बात की गई विधानसभा बैकडोर घोटाला। जी योगेंद्र जी, अब काफी वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास जी बैठे हैं, मैं गैरसैंण के एक सत्र की तरफ लेकर जाऊंगी जो मेरे ख्याल से श्रीनिवास जी को बहुत अच्छे से याद होगा। स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी, नेता पक्ष, तिलक राज बेहड़ विधायक, अंड किसके साथ होता है? ड्राइवर के साथ। गालियां किसको दी जाती है? उस छोटे विधानसभा कार्मिक को, गैरसैंण के विधानसभा कार्मिक को तिलक राज बेहड़ जी द्वारा
और ये हरीश धामी जी के द्वारा गालियां दी जाती है गैरसैंण के सत्र के दौरान। और वो कार्मिक, वो विधानसभा के कार्मिक क्या चले जाते हैं कि हम कल सुबह अनशन पर बैठेंगे, ये बदतमीज विधायक लोग मेरे को गाली गलौज किए हैं। तब स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी ने, अगर हमें राजनीतिक रोटी सेकनी होती तो हम उसी समय सेक लेते और हम उस समय सेक के इनका काला करतूतों वाला चेहरा सामने ले आते। विधानसभा अध्यक्ष थे माननीय विधायक, वर्तमान में जो अब सिर्फ विधायक रह गए, माननीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी। उन्होंने नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी को अपने कार्यालय में बुलाया, उनसे वार्तालाप करी और वार्तालाप करके दोनों विधायकों को बुला के मामला एक कमरे के अंदर शांत कराया गया। नैतिकता इसको कहते हैं। और मेरे ख्याल से श्रीनिवास जी को ये प्रकरण बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि कवरेज के दौरान ये वहां पर थे। मुझे माननीय पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के मुख से ही ये बात सुनने में आई और श्रीनिवास जी का नाम उन्होंने ही मुझसे लिया। दूसरी बात पर अब मैं आती हूँ। जन भावनाओं और नैतिकता का ध्यान रखते हुए हमारे मंत्री जी ने इस्तीफा दिया। लेकिन अब एक सवाल उठता है योगेंद्र जी, हरीश धामी जी का इस्तीफा कब और मदन बिष्ट का इस्तीफा कब, जो सदन के अंदर बैठ के एक दूसरे पर गंदे आरोप और टीका टिप्पणी लगाते हैं। क्या इस उत्तराखंड का हमने सपना देखा था श्रीनिवास जी? क्या इस उत्तराखंड का हमने सपना देखा था योगेंद्र जी? हमने ये सोचा था जब हमने डंडे और लाठी खाई तब उत्तराखंड में देसी मैदानी की बात कभी नहीं आई। सदन में बैठकर अगर कोई व्यक्ति अपना वक्तव्य दे रहा है तो आप उसको ये टीका टिप्पणी करेंगे कि ये पहाड़ी, ये देसी। इस तरीके की करतूतों को क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए? इसको बाहर नहीं करना चाहिए। चलिए, प्रतिमा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें कही कि मैं तो सुनते सुनते काफी आश्चर्यचकित रही। मैं इनसे 2-3 चीजें और पूछना चाहूंगी। ये कृपया बताएं, हरीश धामी का इस्तीफा कब, वो इनके प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, और एक लाइन में ही प्लीज बताइएगा। मुझे कहानी आप 10 मिनट की सुन ली, मैंने माफी चाहूँ और कहानी का शौक नहीं है। दूसरी चीजें, फिर एक चीज का बताए, करण मारा पौड़ी की जनसभा यात्रा निकाली गई। क्यों श्रीनिवास जी, मैं गलत हूँ? यात्रा निकाली गई, देहरादून से लोगों को इकट्ठा करके लेकर गए। जब वहां पौड़ी में तुम्हारा साथ देने के लिए 4 बंदे तुम एकत्रित नहीं कर पाए तो तुमने क्या कहा? हम इस उत्तराखंडियत पर थूकते हैं। उस थूक का जवाब कब? नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा कब? वो अब सदन की बात पर आते हैं, क्योंकि अब प्रतिभा जी कहेंगी ये सदन के अंदर का वाक्य है, तो मैं सदन के अंदर भी चलती हूँ। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र लोकसभा दिल्ली की बात करती हूँ। वहां पर बात होती है, बड़े अकड़ू अंदाज में धारीवाल जी उठते हैं, मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होंगे ही। उनका इस्तीफा कब? सुप्रिया सिनेट के ऊपर कंगना रनौत के लिए अभद्र टिप्पणियां कही जाती है, उनका इस्तीफा कब? तो इस्तीफा अगर हम मांगने बैठ जाए तो शायद आप पीछे छूट जाए। कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जीप घोटाला, इतने सारे घोटालों के मास्टरमाइंड राहुल गांधी परिवार के। देखिए, सारे घोटालों में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। सारे घोटालों में मुझे लगता है हनी जी और प्रतिमा जी, हनी जी, योगेन जी मुझे 20 सेकंड्स तो देने पड़ेंगे आपको। 1 मिनट में शांति प्रसाद जी के पास जाना चाहूंगा। कह रहे हैं कि गंडे में तेल लगा के इनको मारना चाहिए। उनका इस्तीफा कब लोगे आप लोग? उनके लिए भी 2 शब्द बोल दो, 2-4 शब्द यात्रा निकाल दो। हनी पाठक जी, मैं दोनों के पास में आ रहा हूँ, दोनों के पास आ रहा हूँ। मैं भट्ट साहब आपका रुख करना चाहूंगा, भट्ट साहब आपका रुख करना चाहूंगा। बात नैतिकता की आ रही है, बात नैतिकता की आ रही है। हनी जी आ रहा हूँ, हनी जी आ रहा हूँ, हनी जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हनी जी वापस लौटूंगा, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, पूरा वक्त आप ही को दूंगा, जवाब आप ही को देना है। मैं शांति प्रसाद भट्ट साहब का रुख करना चाहूंगा। भट्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दोनों तरफ नैतिकता की बात की जा रही है और होना भी चाहिए। विधानसभा की अगर हम बात करें तो उसकी अपनी एक प्रोसीडिंग है, वो परंपराओं से और नियमों से चलती है और सभी को उसमें सहयोग भी करना चाहिए। ये सभी स्टेट असेंबलीज का यही एक पैटर्न है और हमें करना भी चाहिए, पार्लियामेंट का भी यही स्थिति है। लेकिन अभी जो बात की जा रही है, कोई भी पार्टी अपने नेता को ये नहीं मान के चलती है कि हाँ उसका गलत आचरण रहा और वाकई ये काबिले बर्दाश्त नहीं है,
लेकिन हम दूसरे की बात करते हैं, चाहे अभी हनी पाठक जी कह रही हो, चाहे प्रतिमा सिंह जी कह रही हो। नैतिकता होनी चाहिए, और राजनीति में अगर नैतिकता का पतन होगा तो मुझे लगता है कि हमारे को डेमोक्रेटिक सिस्टम के सिद्धांत नहीं बच पाएंगे। आपका क्या मानना है कि पूरा प्रकरण जो हुआ, अगर गलती स्वीकार की है, इस्तीफा अगर दिया है तो कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, गलती हुई है, तभी इस्तीफा दिया जाता है, अदरवाइज कोई नहीं देता इस्तीफा, और पार्टी पूरी खड़ी होती है, उसके पक्ष में स्टैंड लेती है। अभी इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखा जाए? देखिए योगेंद्र जी, ये एक दिन का गुस्सा नहीं है जी। प्रेमचंद अग्रवाल जी जिस समाज के बीच से जीत के आए हैं, वहां बहुतायत पर्वतीय मूल के लोग हैं, और उत्तराखंड के अंदर तासीर हमेशा संभाव की रही है। हम सनातनी लोग हैं, हमारा कल्चर है कि जो हमारे राज्य में रह रहा है, कोई हो कहीं का हो, पूरा सम्मान उसको दिया गया है। ये नफरत के बीज किसने बोए? अगर भगत कोठारी की बात करें, ऋषिकेश में भाजपा के राज्य मंत्री, उनके साथ सड़क पे जो गाली गलौच हुई, सुरेंद्र के ऊपर मारपीट हुई, और अब सदन में देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल एक मंत्री नहीं थे, वो संसदीय कार्य मंत्री थे। पूरे सदन को चलाने की जिम्मेदारी से लेकर सरकार का पक्ष रखने तक उनका महत्वपूर्ण काम था। और विधानसभा की अध्यक्षा पीठ की सर्वोच्च है, उनका काम है कि कहीं कोई गतिरोध हो रहा है तो उसको ठीक किया जाए, ताकि जनता की आवाज जनता तक पहुंच सके और विकास के कार्य हो सके। बड़े दुख के साथ हमको यह कहना पड़ रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जिस तरीके से फाइल को साइड में रख के कहा कि अब तो पहले इसी का जवाब दे दें, और उसके बाद जो अभद्र टिप्पणी कर दी, वो चाहे आवेश में निकल गया मुंह से। सवाल यह है कि सदन के अंदर आपसे गलती हुई, आपको तुरंत क्षमा माफी मांग लेनी चाहिए थी, और विधानसभा जो अध्यक्षा है उनको डांट देती कि आप ऐसे अभद्र व्यवहार यहां नहीं करेंगे, तो मामला शायद शांत हो जाता। विधानसभा अध्यक्ष मुस्कुरा कर उनकी तमाम बदतमीजियों को अनदेखा कर रही थी। ऐसे में एक नौजवान लड़का जो बद्रीनाथ से नया जीत के आया, उसने कहा भाई मैं उत्तराखंड के लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुरंत विधानसभा अध्यक्ष जिस तरीके से उसे कहती है बैठ जाइए, भागो यहां से, उसने कहा मैं चला जाऊंगा, अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, निकलिए यहां से। वहां से जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ, और जब उन्होंने बाहर आके ये कहा कि मैं एक सैनिक की बेटी हूं, मेरे पे अनुशासन है, तो जनता ने सवाल किया तो वो अनुशासन प्रेमचंद अग्रवाल के लिए क्यों नहीं था, नवोदित विधायक के लिए क्यों था, और सदन में इस तरह का दोहरा चरित्र आपका क्यों है? तब आपका अनुशासन कहां गया? जवाब नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड की जनता सड़कों पे उतरी, और जनता ने यह कहा कि हम ऐसे गालीबाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बात खत्म कर रहा हूं। अब तो इस्तीफा हो गया, लेकिन अब तो इस्तीफा हो गया, अभी भी मामला, भी आपको लगता है कि अभी मामला लंबा खींचा जाना चाहिए? तो योगेंद्र जी, जो अपराध उसने सदन में किया वही अपराध तो रितु खंडूड़ी ने किया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जिस तरीके से सड़क छाप बोलकर महेंद्र भट्ट ने पूरे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को अपमान किया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो अभी शुरुआत है, आंदोलन तो अभी और तेज होंगे। ऐसे बदतमीज और बदमिजाज सरकार नहीं चाहिए उत्तराखंड में। और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा देने के बाद क्या करा? लोगों को इकट्ठा करके बंद की धमकी दे रहे हो। हम तो कहते हैं आपके माध्यम से, है हैसियत तो ये सारी दुकानें बंद करके रखो, मत खोलो। देख लेंगे तुम्हारी बंद दुकान के बाद पहाड़ के लोगों के पास कैसा क्या विकल्प है। हमारा ही खाते हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बांटा क्यों जा रहा है? भट्ट साहब देखिए, उत्तराखंड की अपनी एक अलग पहचान है, इसे पहाड़ी या मैदानी क्षेत्र में नहीं बांटा जाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय विभाजन की बात नहीं। हनी जी, ये भट्ट साहब क्षेत्रीय विभाजन की बात नहीं है, पूरे उत्तराखंड की बात है। योगेंद्र जी, ये हमने कहा प्रेमचंद अग्रवाल कह रहा है कि मैं जो हूँ मैदानी मूल का हूँ, इसलिए मेरे साथ भेदभाव किया। हनी जी, भूमि के लोग, और कोई मंत्री इस्तीफा दे सकता है ऐसे? बीजेपी का और मुख्यमंत्री का स्टैंड अप, तभी प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हुआ। तो अब क्या लगता है कि सरकार का एक्शन नहीं कहेंगे इसको? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो अपराध प्रेमचंद ने किया वही अपराध विधानसभा अध्यक्ष ने किया, वही अपराध मैं वापस आ रहा हूँ।
चलिए मैं उनका वापस काम लौटूं, क्यों नहीं हुई? समय दूसरा कम है, पहाड़ मैं मैदान सबका वापस प्रेमचंद से- अग्रवाल ने किया, भाजपा ने किया, हम उनका जवाब दे रहे हैं। आपको हवा में प्रतिमा जहर जी, छोड़ने प्रतिमा जी आपसे सवाल खड़े किए थे, मैं जब आप अभी हनी पाठक जी से बात कर रहा था, मैं उनका जी। जवाब चाहूंगा, समय कम है, सभी थोड़ा शॉर्ट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत कम समय में अपना जवाब दे दूंगी। पहले मैं बिल्कुल एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए ये देवभूमि की बात हम करते हैं, यहाँ की संस्कृति अपनी अलग है, इसे हम देवभूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे चारों धाम है, ये ऋषि मुनियों की जो है धरती है। और मुझे लगता है इस जी, तरीके के हाँ। विभाजन की जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए और इसे प्लेन और प्लीज पहाड़ में बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए अभी हनी जी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी और क्या नहीं। करण महाराज जी का स्टेटमेंट इन्होंने बोला, देखिए वो स्टेटमेंट उन्होंने हिम्मत की बात करी थी जब अंकिता भंडारी का मुद्दा था। अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आप जवाब दीजिए, जिस 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 मनीष खंडूरी जी ने ये कहा था कि मैं उत्तराखंड के लोग हनी जी आ रहा हूँ, हनी जी अभी आपके पास आ रहा हूँ, आपको जवाब देना, एक बार सवाल जवाब पूरी का पार्टी में क्यों लिखा, इसका जवाब दीजिए। मनीष खंडूरी जी के क्या पाप धुल गए? आपकी वॉशिंग मशीन में चले गए तो उन्होंने उत्तराखंड। जवाब दिलवा रहा हूँ प्रतिमा जी, मैं हनी पाठक जी से जवाब दिलवा दूं। और राजनीतिक रोटियां जवाब मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन हमारी तो चलिए जैसे भी है, सर फैक्टर दो तीन शायद टाइम जवाब दिलवा रहा हूँ हनी पाठक जी से जवाब। प्रतिमा जी जवाब दिलवा दो। जवाब दिलवा दो। जवाब तो सुनिए, हनी पाठक जवाब दे रही है। प्रतिमा जी जवाब सुनिए। हनी जी जवाब दे दीजिए। अरे तो नरेंद्र मोदी का भी तो ले लीजिए, जिस माननीय जवाब सुनिए एक बार, हनी पाठक जी का जवाब सुनिए। प्रतिमा जी जवाब सुनिए, हनी पाठक जी जवाब दे रही है, वो जवाब दे रही है। जिसमें गठबंधन के लोगों को, जिनको आप गालियां देते थे, उनके साथ गठबंधन करते नजर आए थे, तो वो वॉशिंग मशीन क्या इटली से मंगाई थी? आज अब हमें पाप धुल गए, तो सफाइयों के आप लोग जानते हो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होती है? केजरीवाल का पहले गठबंधन किया श्रीनिवास जी, योगेंद्र जी, मजे की बात, जिस तरीके से गठबंधन किया चुनाव के समय, गठजोड़ कर दिया। वॉशिंग मशीन से मंगाई थी या लंदन से मंगाई थी? इटली में वो कह रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा प्रतिमा जी। देखिए आप इधर उधर की बात मत करिए, आप बताइए दीजिए आज काफिला क्यों लूटा आपका चरित्र है जो हमेशा है। करण महाराज के स्टेटमेंट में आपको दिक्कत है, लेकिन मनीष खंडूरी स्वागत कर रही है, ये चरित्र नहीं है आपका, ये दोहरा चरित्र है ना, स्वीकार कर लीजिए। आप जन भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, आप नैतिकता की बात नहीं करते हैं, आप ज्ञानवर्धक चटाने का काम करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। अपने का कार्य ये जनता पार्टी मुझे लगता है इसमें माहिर है। जब तिलक राज बेहद अपने आपको जंजीरों में जकड़े हुए वहां पर पहुंच रहे थे, क्या वहां पर विदेश नीति पर चर्चा हो रही थी? तो नरेंद्र श्रीनिवास जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। श्रीनिवास जी एक बार आपके पास आना चाहूंगा। अब क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजनीति में होता यही है कि अवसर के हिसाब से हर चीज को एटीएम कार्ड की तरह यूज किया जाता है कि जब आपको आवश्यकता लगता है तो जैसे कहा जाता है कि पुराने मुर्दे भी उखाड़े जा सकते हैं। ये राजनीति की तासीर भी है, जिसको जैसे समझ में बैठता है और अच्छा लगता है। और ये कहूं कि आप अपने आप को जिसमें महसूस करते हैं कि हाँ ये मेरे लिए अभी सही मुद्दा है, सटीक है, इसको उपयोग किया जाना चाहिए, वर्षों की परंपरा 1 मिनट में बाहर आती है। अब क्या लगता है आपको कि वास्तव में इस मुद्दे को ज्यादा लंबा खींचा जाना चाहिए? वजह यह है कि इसे खाई पैदा होती दिखाई दे रही है पहाड़ और मैदान के बीच में, जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, मसला पहाड़ और मैदान का ये था ही नहीं। अगर मैं विधानसभा की रिपोर्टिंग की बात करूं तो जैसे कि अभी तीनों प्रवक्ताओं ने एक बात एक्सेप्ट की, अगर कोई बात निकल गई मुंह से तो उस बात पर खेद प्रकट करने के बजाय अगर माफी मांग ली जाती या विधानसभा अध्यक्ष उस बात को अगर कहने वाला अगर नहीं स्वीकार कर रहा है तो जो पीठ का हेड मास्टरी अपने आप को बताती है, वो अगर वहां पर चाबुक चला देती, दोनों को डांट देती, डंकार लगा देती, तो मामला यहाँ तक नहीं जाता। लेकिन अब आप इसकी गंभीरता समझिए, ये भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई उन तमाम सियासतदानों की है जो कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिनको प्रेमचंद अग्रवाल के रूप में एक लड़ाई वो लगी कि सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल का विकेट गिराना मकसद नहीं है, विकेट धामी का गिरना चाहिए, ये उनका टारगेट। और इस टारगेट को समझने में मुख्यमंत्री ने काफी देर कर दी। आपने देखा होगा सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का खुलकर बयान आया, उन्होंने कहा प्रेमचंद अग्रवाल को माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का बयान आया कि जिस फोरम पर बात करनी चाहिए थी वहां उन्होंने कह दी। तो आप देखिए, सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल की माफी मांगने के लिए किसी ने नहीं कहा। अगर माफी मांगने के लिए विपक्ष और यूकेडी और दूसरे संगठनों की बात छोड़ दें तो बीजेपी के किसी बड़े नेता ने ये नहीं कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल को माफी मांगनी चाहिए। अगर कह देते तो शायद ये बात होती ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा बड़े नेताओं ने अपने आप ये मुद्दा अपने ही संगठन के उन तमाम राजनेताओं को, तमाम सियासतदानों को दिया है जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री के कार्यों से या मुख्यमंत्री की मजबूत स्ट्रेटजी से घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि वो सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। ये पूरा षड्यंत्र वहां का है। और सिर्फ ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अब कैबिनेट का विस्तार होना है। कैबिनेट का विस्तार यानी 5 मंत्री नहीं है अभी वर्तमान में, कैबिनेट का विस्तार होगा। आप कैसे करेंगे? पिछली सरकार में भी आप नहीं कर पाए थे, वर्तमान में भी इतना कार्यकाल हो चुका है और ऊपर से एक मंत्री की डेथ हो जाती है, दूसरे मंत्री का इस्तीफा हो जाता है। अब ऐसे में आप कैबिनेट, आपको जातीय समीकरण भी साधने हैं, क्षेत्रीय समीकरण भी साधने हैं, आपको हर वर्ग को साथ करके आगे चलना है, कार्यकर्ता भी खुश करना है। तो आप देखिए कि किसको फिट किया जाएगा, किसको नहीं फिट किया जाए। ये लड़ाई केवल इस्तीफे तक नहीं सिमटेगी, ये 2027 तक जाएगी। चाहे संगठन के अंदर संगठन की लड़ाई हो या पक्ष और विपक्ष की हो, या एक नए दल का उदयमान, जिसको कि दोनों राष्ट्रीय दल हमेशा चाहते हैं कि ऐसा कोई नया दल खड़ा हो जो कहीं ना कहीं एक असल मुद्दे को भटकाने के प्रयास में उनके जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरी कर सके। इस बात को तमाम तीनों मेहमान हमारे समझेंगे। उत्तराखंड की सियासत हमेशा से ही इसके इर्द गिर्द घूमती रही है। ये वही प्रदेश है जहां 42 शहादतें हुई हैं, 27% ओबीसी के आरक्षण की मांग पृथक राज्य में तब्दील हुई। और आज अगर हम कहेंगे कि ये राज्य का विकास मैदान या पहाड़ के तौर पर किया गया, बल्कि इसकी मूल अवधारणा पहाड़ ही थी। इसीलिए पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो गए, अपना निजाम होगा, अपना हुक्मरान होगा। उत्तर प्रदेश में जो आवाज नहीं सुनाई दे रही थी वो गैरसैंण में सुनाई देगी। ये इसका मकसद था, मकसद बांटने का नहीं था। अगर कहीं पर गलती हुई है किसी भी समाज का हो, मैं योगेंद्र जी ये ठोक के ये बात कहता हूँ पत्रकारिता के दम पर, कहीं पर भी किसी की मुंह से अगर गलत बात निकल गई तो सबसे पहले उसके अभिभावक को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, एक नजीर पेश करनी चाहिए ताकि दूसरा ये गलती न कर सके। लेकिन विधानसभा की पीठ ने और विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया, जिसका खामियाजा सत्ताधारी दल और वर्तमान में मुख्यमंत्री की टीम को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। गलतियां कोई पहली मर्तबा किसी विधानसभा या पार्लियामेंट में नहीं हुई कि किसी मिनिस्टर से या किसी विधायक से हुई हो। दर्जनों बार इस तरह के उदाहरण मिल सकते हैं। गतिरोध भी पैदा हुए हैं, हाउस कई बार स्थगित भी करने पड़े, लेकिन उन गलतियों पर कहीं ना कहीं एक्शन लेकर के उन्हें खत्म करके और खेद जता के या माफी मांग करके ऐसे मुद्दों को खत्म किया जाता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक, मैं कहूंगा, फ्लोर मैनेजमेंट की चूक है, जो इस मामले को अंदर जो गलती हुई से बाहर तक उसकी आंच जारी रही और ये लपटें दिल्ली तक गई। और कहीं ना कहीं इस मामले की गूंज जब ज्यादा होती दिखाई दी तो एक्शन करना पड़ा। और वो भी प्रेमचंद अग्रवाल ने नैतिकता के आधार पर इसका इस्तीफा दिया। होना ये चाहिए था कि पार्टी अपने स्तर पर कोई एक्शन लेती और उसके बाद में चीजें आती। खैर, अपनी अपनी रणनीति है। मैं चलते चलते भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ये मुद्दा एक ऐसा है कि सियासी मुद्दे से ज्यादा कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, चीजें निकलती हैं। कई मंत्रियों के ऐसे बयान भी आपको देखने को मिलेंगे, बड़े जिम्मेदारों के बयान भी ऐसे देखने को मिलेंगे, लेकिन खेद जता करके उसे समाप्त किया जाता है। अब क्या लगता है, क्योंकि देखिए ये क्षेत्र की बात है, उत्तराखंड देवभूमि है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता और है भी, लेकिन इसे मैदान और पहाड़ी क्षेत्र में जो बांटने का सिलसिला, एक राजनीति तो हो जाएगी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी प्रदेश को भुगतने पड़ सकते हैं। तो इससे क्या लगता है आपको बचना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं मैदान का था, मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है, यानी जाते जाते भी वो खाई खोद के चले गए। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उत्तराखंड में मणिपुर की तरह हालात बनाकर हम सत्ता में मैदानी क्षेत्र से पार पा जाएंगे, तो ये भाजपा को गलतफहमी है, भुगतेंगे अभी आने वाले समय में। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही कहकर राज्य में सबको एक लेख करा, और यहाँ तक कि भाजपा कांग्रेस जैसी धुर विरोधी पार्टी को भी अपने साथ मिला के संयुक्त संघर्ष समिति बनाई, राज्य लिया।
मगर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 25 वर्ष में यह विकास हुआ कि अब हम जातियों में और मैदान और पहाड़ में बट गए। ये नहीं स्वीकार्य हमको, और प्रेमचंद जैसे बेईमानों को अभी और नंगा करना है। चलो मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा सभी अतिथियों को। खैर चलिए, लेकिन फिलहाल के लिए कहा जा सकता है कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद शायद एक बार के लिए ये मामला शांत हो, लेकिन राजनीति तो राजनीति है, उसका रंग कभी भी हरा हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है। लेकिन फिलहाल एक बार के लिए कहें कि ये खत्म होता नजर आता है, लेकिन ये मेरी सोच है, लेकिन इतना आसान भी नहीं बताया जा रहा कि ये खत्म होगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।